हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो अध्याय 4 है उसका पार्ट 2 देखेंगे। इसका पार्ट 1 हम कल देख चुके हैं। तो उसमें हमने उत्तराखंड का ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, मध्य हिमालय, महान हिमालय क्षेत्र, इन सब के बारे में देखा है। तो आज हम देखेंगे हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र, उत्तराखंड की आपदाएँ, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र। पहले तो यही बन गया कि मध्य हिमालय क्षेत्र को लघु हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं। और इसकी जो मध्य हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई है वो कितनी है हमारी, तो ये हमारी 1200 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। तो ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं हम मसूरी, देववन, रानीखेत, दूधातोली, बिनसर, ये सभी श्रेणियाँ हमारी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि दूधातोली श्रेणी कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है, तो ये हमारी मध्य हिमालय, रानीखेत, मसूरी, ये सब हमारे मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं हम मध्य हिमालय, लघु हिमालय श्रेणी में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जीवाश्म की बात करें तो वो हमारी शिवालिक हिमालय में पाई जाती है, क्योंकि शिवालिक हिमालय जो है वो सबसे नवीनतम हमारा हिमालय का हिस्सा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। और सबसे कम मात्रा में हमारे जीवाश्म पाए जाएंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय क्षेत्र में। तो ये हमें याद रखना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमें याद रखने होते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि यूकेपीएससी ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनाता है उत्तराखंड का। तो इसलिए इन ऐसे क्वेश्चन को हमें याद रख के चलना है। आगे हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि नयार, सरयू, पश्चिमी रामगंगा, ये नदियाँ कौन से हिमालय से आती है, तो ये नदियाँ हमारी सारी हमारी मध्य हिमालय या लघु हिमालय श्रेणी से निकलती है। और नैनीताल में जो भी ताल है ना हमारे, सात ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल आदि, जो ये सब हमारे मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सी लाइन है, तो ये हमारी मेन बाउंड्री फॉल्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो ये लाइन हमारी शिवालिक या मध्य हिमालय श्रेणी के बीच है। तो ये हमें याद रखना है। आगे हम देखते हैं मध्य हिमालय के पर्वतीय ढालों पे पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम बुग्याल। और इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, तो वहाँ इन्हें कहते हैं मर्ग। और हिमाचल प्रदेश में इन्हें थच कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि बुग्यालों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं। आगे हम देखते हैं उत्तराखंड का पामीर। सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, तो ये हमारे कहते हैं दूधातोली श्रेणी को। ठीक है। और ये हमारी दूधातोली श्रेणी जो है हमारे 3 राज्यों में कौन कौन से, 3 जनपदों में कौन कौन से, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल। तो इन 3 जनपदों में हमारी दूधातोली जो श्रेणी है वो फैली है। और ये हमारी मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये भी हमें याद रखना है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमारी दूधातोली जो श्रेणी है उससे कितनी नदियों का उद्गम होता है, तो वहाँ से हमारी 5 नदियाँ निकलती। कौन कौन सी, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और विनो। तो ये हमें याद रखनी है कि कौन कौन सी नदियाँ हमारी दूधातोली श्रेणी से निकलती है। वहाँ एक दूधातोली जो श्रेणी है वहाँ एक दुग्ध ताल भी है, ये भी हमें याद रखना है। दूधातोली श्रेणी के जो पास है कोदिया बगड़ है, वहाँ वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जी का समाधि स्थल है। और कोदिया बगड़ में प्रत्येक वर्ष 12 जून को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की स्मृति में मेला लगता है। तो क्वेश्चन आ सकता है दूधातोली में किसकी याद में मेला लगता है कोदिया बगड़ में, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, या कब लगता है, तो 12 जून। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। तो हमें ऐसे पढ़ना है कि अगर किसी भी तरीके से आए तो हम उसे आसानी से कर लें। ठीक है। आगे देखते हैं 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने तात्कालिक उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि दूधातोली क्षेत्र को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए। उन्होंने मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग रखी थी। कौन से क्षेत्र को, तो दूधातोली क्षेत्र को। तो आ सकता है क्वेश्चन कि हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने कौन से क्षेत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग करी, तो दूधातोली क्षेत्र को। अब हम उसके बाद देखेंगे उसके बाद कौन सा क्षेत्र आता है हमारा, तो उसके बाद आता है हमारा दून या द्वार क्षेत्र। तो मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाने वाली क्षेत्रीय जो उचित चौरस घाटियों को क्या कहते हैं, दून। इन्हें पूर्व में कहते हैं द्वार और पश्चिम में कहते हैं दून। तो ये हमें याद रखना है कि दून क्या होती है, ये हमारी चौरस घाटी। मतलब ये क्वेश्चन आएगा नहीं कि, बट फिर भी याद रखनी कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कौन क्या पाया जाता है, तो हमारा दून क्षेत्र पाया जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो हमारी 350 से 750 मीटर तक। तो ये हम याद रख सकते हैं। राज्य का सबसे बड़ा दून, हाँ ये हम याद रखेंगे कि राज्य का सबसे बड़ा दून क्या है, देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून है, जो कि हमारा 75 किलोमीटर लंबा और 24 से 32 किलोमीटर तक चौड़ा है। कौन, देहरादून। आगे कुछ दून है। कोठारी व चौखम नामक दून कहाँ है, तो ये हमारी पौड़ी गढ़वाल में। हरकी दून कहाँ है,
हर की दून जो बुग्याल है वो हमारा उत्तरकाशी में है। पतली व कोटा नामक दून है हमारे नैनीताल में है। ये हमें याद रखने हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, दून घाटियों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है जिस कारण इस क्षेत्र में अधिकतम जनघनत्व पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अधिकतम जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, तो आंसर होगा हमारा दून क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं। दून घाटियों में भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती है और ये भूस्खलन अधिकतर हमारे मध्य हिमालय श्रेणी से आते हैं। तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन की संभावना कहाँ है, तो ये हमारी दून घाटियों में है। आगे हम देखेंगे शिवालिक क्षेत्र। तो शिवालिक क्षेत्र को हमारा बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा जीवाश्म कौन सी श्रेणी में पाए जाते हैं और ऑप्शन में शिवालिक न लिखा हो और हिमालय का पाद या बाह्य हिमालय लिखा हो, तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। याद रखना है कि शिवालिक क्षेत्र को ही हमारा बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद कहते हैं। और जो हमारा शिवालिक श्रेणी है इसमें हमारे सबसे ज़्यादा जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि सबसे नवीनतम श्रेणी है। और शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीनतम नाम है वो है हमारा मैनाक पर्वत। तो ये भी हमें याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम क्या है। आगे देखते हैं शिवालिक की श्रृंखला की चोटी जो है उनकी ऊंचाई कितनी है, तो वो है हमारी 700 से 1200 मीटर शिवालिक की ऊंचाई है। शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन व कटाव के कारण गहरी घाटियाँ पाई जाती है और शिवालिक श्रेणी जो है हमारी 7 जिलों में पाए जाते हैं। कहाँ, देहरादून, हरिद्वार, मध्य पौड़ी, दक्षिण चंपावत, दक्षिण अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिण टिहरी गढ़वाल, इन क्षेत्रों में हमारी शिवालिक श्रेणी फैली है। तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा कौन सी श्रेणी में होती है, तो ये हमारी होती है शिवालिक श्रेणी में। क्योंकि कल हमने बताया था ना कि दक्षिण से उत्तर जाने में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो सबसे दक्षिण में कौन सा हिमालय का कौन सा भाग है, तो हमारा शिवालिक है। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी, शिवालिक में, और सबसे कम बारिश होगी हमारी महान हिमालय में। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक की बारिश हमारी शिवालिक श्रेणी में होती है। आगे देखते हैं हम, राज्य में सर्वाधिक पर्यटन केंद्र भी हमारे शिवालिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और जो शिवालिक श्रेणी है ये हिमालय से सीमांत दरार या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। तो ये याद रखेंगे कि कौन सी फॉल्ट द्वारा अलग होती है, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा ये हिमालय से, बृहद हिमालय से अलग होती है। आगे देखते हैं हम भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र क्या है, शिवालिक के दक्षिण में स्थित है हमारा भावर क्षेत्र। और भावर क्षेत्र की भूमि जो है वो हमारी उबड़ खाबड़ है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब हमारी भावर क्षेत्र में पाया जाता है। भावर क्षेत्र का निर्माण प्लीटोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली वेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए जाने वाले अवसाद जो है उससे हमारे भावर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे बस इन्हें हमें समझ लेना है कि क्या है। अगर ऐसे ही आ जाता क्वेश्चन की उबड़ खाबड़ वाली भूमि कौन से क्षेत्र में हमारी पाई जाती है, तो हम क्या बताएंगे, भावर क्षेत्र में। आगे देखते हैं, हमारा 7वां है तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों या चट्टानों से हुआ है। यहाँ दलदली प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, मतलब यहाँ सबसे अच्छी कृषि होती है। कौन से क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाताल तोड़ कुएँ कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, तराई क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखते हैं हम, राज्य के पौड़ी, नैनीताल, दक्षिण क्षेत्र और उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र जो हमारा तराई के अंतर्गत आता है। और उधम सिंह नगर के जो ज़िले हैं ना, बाजपुर, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर ज़िले में जो है ना हमारा बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज, ये सब हमारे तराई क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तराई क्षेत्र में बंगाली, हरियाणवी और पंजाबी लोग निवास करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बंगाली, हरियाणवी और पंजाबी, इस सभी प्रकार के लोग कौन सी हमारी श्रेणी में पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो तराई क्षेत्र में। और दलदली मिट्टी होने के कारण तराई क्षेत्र में धान एवं गन्ना की उत्पादकता अधिक होती है। ये भी हमें याद रखना है। सबसे जो हमारा लास्ट है वो हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो राज्य के हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग हमारे गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैदानी भूमि का वह क्षेत्र जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उसे हम बांगर कहते हैं या पुरानी जलोढ़ कहते हैं। और यह क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे हम खादर कहते हैं या इसे हम नई जलोढ़ कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि बांगर और खादर। बांगर क्या हो गया, बांगर मतलब हमारी नई मिट्टी और खादर मतलब हमारी पुरानी मिट्टी। तो हमें याद रखने की बांगर क्या है और खादर क्या है। आगे देखते हैं हम, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। अगर हम विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण देखें तो राज्य को प्राकृतिक आपदाओं का तो सामना प्रत्येक वर्ष करना पड़ता है। यहाँ आती रहती, कभी भूकंप हुआ, कभी बादल फटना, कभी
मतलब कभी कभी जो हमारे ग्लेशियर हो जाते हैं वो टूट जाते हैं, तो सब आपदाएं हमारे उत्तराखंड में आती रहती है। अगर राज्य की प्रमुख आपदाओं में देखें तो भूस्खलन, भूकंप, अतिवृष्टि, वनाग्नि, बाढ़ आदि ये सब है हमारे। बरसात के मौसम में किसी एक विशेष क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, उसे हम अतिवृष्टि या बादल फटना कहते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा क्या है? तो ये हमारी भूस्खलन है, जबकि सर्वाधिक हानि हमारी भूकंप से हो सकती है। राज्य में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो वो हमारी केदारनाथ धाम वाली। कब हुई थी ये? 16 से 17 जून 2013 में। तो केदारनाथ में आपदा कब आई थी? 16 से 17 जून। और ये कौन सी नदी से संबंधित है? कौन सी नदी है हमारी केदारनाथ में? मंदाकिनी नदी। ठीक है, याद रखना है। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे आप इम्पॉर्टेंट कर सकते हो कि केदारनाथ आपदा सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सूर्य होप। ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, ऑपरेशन सूर्य होप किससे संबंधित है? तो केदारनाथ में जो आपदा हुई थी उससे संबंधित हमारी ऑपरेशन सूर्य होप है। आगे हम देखते हैं भूकंप। भूकंप उत्तराखंड में सर्वाधिक असर डालने वाली प्राकृतिक आपदा है हमारी भूकंप। भूकंप उत्तराखंड में भूकंप का कारण क्या है? तो हिमालयी क्षेत्रों में प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति हमारे भूकंप का कारण है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भूकंप का कारण क्या है, तो याद रखना है प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये हमारी रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। आगे देखते हैं, पर्यावरण जो विद है उनका मानना है कि जो हमारी केंद्रीय भ्रंश रेखा है वो हमारी टिहरी डैम के नीचे से होकर गुजरती है। इसी वजह से आपने देखा होगा सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, इन लोगों ने हमारे बांध का बहुत विरोध किया था और बहुत दिनों तक इन्होंने बांध के कार्य को रोक के भी रखा था, तो हमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत को भूकंपीय जोन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से उत्तराखंड में जोन 4 और जोन 5 आते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमें याद रखना है कि जोन 4 में कौन कौन से ज़िले आते हैं उत्तराखंड के और जोन 5 में कौन कौन से ज़िले आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी और फिर एक दे दिया हमारा रुद्रप्रयाग। इनमें से कौन सा जोन 4 में नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? जोन 4 में रुद्रप्रयाग। तो याद रखने की जोन 4 में कौन कौन से हैं? तो देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। मतलब हमारे पश्चिम वाले जो ज़िले हैं ज़्यादातर हमारे कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं? जोन 4 में। जोन 5 में क्या आ रहे हैं? रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, मतलब हमारे पूर्व के ज़िले। मतलब आप इस तरीके से याद कर सकते हो ना कि पूर्व में है या पश्चिम में है। अगर हम और अति संवेदनशील देखें तो अति संवेदनशील है हमारे चमोली और रुद्रप्रयाग, जहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है ये कि राज्य में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भूकंप मापी स्टेशन कहाँ कहाँ है? तो ये हमारे देहरादून, टिहरी व गरुड़गंगा में स्थापित किए गए हैं, ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं हम भूस्खलन। तो भूस्खलन नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन की घटना हुई थी हमारी 1866 से 67 में अल्मा की पहाड़ी पर हुई थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, मालपा भूस्खलन ये कहाँ हुआ था पहले? तो मालपा भूस्खलन हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था हमारा 18 अगस्त 1998 को। ठीक है, और इसमें सबसे ये क्यों ये हमारा इतना मतलब हाईलाइट रहता है, क्योंकि इसमें नृत्यांगना जो हमारी प्रतिमा वेदी था उनका इसमें निधन हो गया था, इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं राज्य में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कब हुई थी? तो वही हमारी 16 से 17 जून 2013 में केदारनाथ में जो आपदा हुई थी। और अगर हम देखें आपदा का कारण क्या था, तो जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है ना उसकी ऊपरी परत टूट के हमारी गांधी सरोवर में गिर गई और मंदाकिनी नदी का हमारा प्रवाह बढ़ गया, तो जिस कारण हमारी केदारनाथ में आपदा आई थी। इस आपदा में राहत के लिए ऑपरेशन सूर्य होप हमारा चलाया गया था और भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया था। ठीक है, केदारनाथ आपदा के कारण हमारा केदारनाथ मंदिर में 86 दिनों तक पूजा नहीं हुई थी। इस आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 98 दिन, यमुनोत्री मार्ग 103 दिनों तक बंद रहा, लेकिन वहाँ पूजा हुई थी। लेकिन जो हमारा केदारनाथ है वहाँ तक 86 दिनों तक कोई पूजा नहीं हुई हमारी, ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं हम, केदारनाथ आपदा के कारण मंदाकिनी नदी का जो प्रवाह है वो हमारा 5 किलोमीटर बढ़ गया, मतलब मंदाकिनी 5 किलोमीटर बढ़ चुकी है। 16 से 17 जून 2013 की आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया है। सीबीएसई ने इसे अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। तो हम देखेंगे उसके बाद लास्ट जो हमारा है उत्तराखंड का मैप। क्योंकि हमने कल पढ़ा था ना कि उत्तराखंड के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो इन्हें हम अगर एक बार मैप से देखेंगे तो हम आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम पूर्व में। तो पूर्व में हमारा नेपाल है। नेपाल से कौन कौन से ज़िले टच हैं? तो ये हमारा पिथौरागढ़,
चंपावत और उधम सिंह नगर। तो ये 3 हमारे किससे टच है? तो ये 3 हमारे नेपाल से टच है। हाँ, ठीक है। और हमारा फिर आता है चाइना। चाइना से कौन कौन से टच है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो ये तीनों हमारे चाइना से टच है, ये तीनों हमारे नेपाल से टच है। लेकिन जो हमारा पिथौरागढ़ है ये हमारा दोनों से टच है, ये हमारे नेपाल से भी लगा है और चाइना से भी लगा है। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है अन्य देशों के साथ, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किसकी? तो हमारा पिथौरागढ़। तो ये हमें याद रखना है। और हम इसे जो हमारा नेपाल से लगी है ना, हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, CPU। सी से चंपावत, पी से पिथौरागढ़, यू से उधम सिंह नगर। तो एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। आगे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से क्या क्या लगा है? उत्तरकाशी और देहरादून। तो सिर्फ ये 2 हमारे हिमाचल प्रदेश से लगे हैं। यहाँ है हमारा यूपी, ये वाला पार्ट। तो यूपी से कौन कौन से लगे हैं? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और ये छोटा सा नैनीताल और ये उधम सिंह नगर। तो हमारे 5 ज़िले हमारे यूपी से लगे हैं। तो इस तरीके से आप अगर मैप से देखोगे तो आप इन्हें आसानी से याद कर लोगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और हमारा जो यूनिट 4 है परीक्षा वाणी का, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके MCQs क्वेश्चन देखेंगे 2 वीडियोस में, वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।